हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान की पाठ्य योजना। अगर आप लोगों को जीव विज्ञान की पाठ्य योजना बनानी है तो भी आप इस लेसन प्लान को बना सकते हैं। अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से लाभ मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप सभी को पता है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से दैनिक पाठ्य योजना संख्या या फिर पाठ्य योजना संख्या लिख देते हैं। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा 8वीं है। दिनांक लिखना होता है जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। विषय यहाँ पे है सामान्य विज्ञान का और कालांश यहाँ पे लिखना होता है। कालांश का मतलब होता है पीरियड की नंबरिंग करनी होती है। फर्स्ट पीरियड में गए इस चैप्टर को पढ़ाने तो फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड में गए तो सेकंड लिखेंगे, थर्ड में गए तो थर्ड लिखेंगे। आप अपने अनुसार इसको भरेंगे। जिस भी पीरियड में आएंगे उसको यहाँ पे कालांश के अंतर्गत लिखना होता है। कालांश को ही चक्र कहते हैं। दोनों चीज़ें सेम होती हैं। चक्र लिखिए या फिर कालांश लिखिए, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। समय अवधि है 35 मिनट का और हमारा जो आज का प्रकरण है वो है जंतुओं में लैंगिक जनन की प्रक्रिया। अब आपका आता है प्राप्य उद्देश्य, जिसको हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य भी। प्राप्य उद्देश्य हो या फिर विशिष्ट उद्देश्य हो, ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं। इसमें आपका जो टॉपिक होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनको आप क्या, उनके अंदर किस प्रकार की नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं, इसके बारे में कम से कम 3 से 4 प्रश्न, क्वेश्चन पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा गया ज्ञानात्मक। इसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कॉलम में लिखा गया विद्यार्थी जंतुओं में लैंगिक जनन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी जंतुओं में लैंगिक जनन का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवबोध। इसमें लिखा गया विद्यार्थी नर तथा मादा जनन अंग, निषेचन, भ्रूण का परिवर्धन व शिशु से वयस्क बनने की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट विद्यार्थी आंतरिक तथा बाह्य निषेचन के में अंतर समझ सकेंगे। तीसरा हेडिंग है ज्ञानोपयोग। इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी जंतुओं में लैंगिक जनन के से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी जंतुओं में लैंगिक जनन के से संबंधित ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे। अगला हेडिंग है कौशल। इसमें देखिए लिखा गया है विद्यार्थी नर तथा मादा जनन अंगों को प्रदर्शित करते चित्रों का चार्ट पर प्रदर्शन कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी विभिन्न जंतुओं के जीवन चक्र का आरेख चित्र बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। अगला हेडिंग है अभिरुचि। इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी जंतुओं में लैंगिक जनन के विषय में जानकारी जानने में रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी जंतुओं में लैंगिक जनन विषय से संबंधित समूह चर्चा में भाग लेने में रुचि ले सकेंगे। छठवां पॉइंट है इसमें हेडिंग अभिवृत्ति, लास्ट पॉइंट है इसका। विद्यार्थी जंतुओं में लैंगिक जनन से संबंधित वैज्ञानिक तथ्यों में विश्वास प्रकट कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी जंतुओं में लैंगिक जनन से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। अब अगली हेडिंग आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत आप उन सभी सामग्रियों को यहाँ पे आप लिखेंगे जिसकी सहायता शिक्षण कार्य करने के लिए या दौरान उसके लेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा गया है नर तथा मादा जनन अंग प्रदर्शित करते चार्ट, निषेचन प्रदर्शित करता चार्ट, लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक तथा समस्त कक्षोपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। अब यहाँ पे आप चार्ट बनाना चाहते हैं, ये नर तथा मादा जनन अंगों को प्रदर्शित करता हो या फिर निषेचन प्रक्रिया को प्रदर्शित करता हो, दोनों में से एक भी बना सकते हैं। दोनों बनाना चाहें तो दोनों बना के ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान। इसमें लिखा गया विद्यार्थी जंतुओं में लैंगिक जनन की समान जानकारी रखते हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इसको 3 कॉलम में डिवाइड करना होता है। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा कॉलम है छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, तीसरा कॉलम है छात्र क्रिया। ठीक है, कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है पादुपे में अंडाशय कहाँ होता है, तो बच्चे बोलेंगे स्त्री केसर में। दूसरा प्रश्न यहाँ पे स्त्री केसर तथा पुंकेसर से क्या बनते हैं, बच्चे बोलेंगे अंडाणु तथा पुंकेसर। तीसरा प्रश्न है अंडाणु तथा पुंकेसर की किस क्रिया द्वारा युग्मनज बनता है, बच्चे बोलेंगे संलयन द्वारा। चौथा प्रश्न संलयन किस प्रकार के जनन में होता है, बच्चे बोलेंगे यहाँ पे लैंगिक जनन में। और आपका 5वां प्रश्न फिर बनेगा जंतुओं में लैंगिक जनन की प्रक्रिया क्या होती है, बच्चे नहीं बता पाएंगे। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है। उद्देश्य कथन में आपको अपना टॉपिक बताना होता है बच्चों को कि उनको आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे आप बच्चों आज हम जंतुओं में लैंगिक जनन की प्रक्रिया के विषय में अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको आप लैंगिक जनन के बारे में पढ़ाने वाले हैं जंतुओं के।
अब इस चीज़ को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको हेडिंग के रूप में कहते हैं प्रस्तुतीकरण। इसको यहाँ पे 5 कॉलम में डिवाइड किया गया है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, प्रविधि और विधि, और श्यामपट सार है। पहला शिक्षण बिंदु थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। पहला शिक्षण बिंदु है नर तथा मादा जनन अंग। विकासात्मक प्रश्न है, पादपों का जन्म भाग कौन सा होता है? बच्चे बोलेंगे पुष्प। दूसरा प्रश्न है, पुष्प में स्त्री केसर व पुंकेसर क्या है? बच्चे बोलेंगे मादा व नर जनन अंग। तीसरा प्रश्न है, जंतुओं में नर तथा मादा जनन अंग कौन कौन से होते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे। संभावित उत्तर होगा ये प्रश्नोत्तर प्रविधि थी, प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। अब छात्राध्यापिका कथन में यहाँ पे इसके बारे में लिखेंगे, नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा 1 शिश्न यानी कि लिंग होते हैं। वृषण लाखों नर युग्मन यहाँ पे युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु बहुत सूक्ष्म एकल कोशिका होते हैं जिसमें एक सिर, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होती है। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे अंडाणु यानी कि इसको डिंब कहते हैं। स्त्रियों यानी कि मानव जिसमें प्रतिमाह दोनों अंडाशयों में से किसी एक अंडाशय में से एक विकसित अंडाणु तथा डिंब का यहाँ पे निर्मोचन अंडवाहिनी से होता है। गर्भाशय वह भाग है जहाँ शिशु का विकास होता है। अंडाणु भी एक कोशिका है। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पे आप फिगर अगर दिखाएंगे तो यहाँ पे प्रदर्शन विधि हो जाएगा और व्याख्या विधि हो जाएगा। यहाँ पे फिगर देखिए ये दिखाया गया है शुक्राणु का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अंग दिखाया गया है। अगर चार्ट बना के ले जाना चाहते हैं तो मादा यहाँ पे मानव मादा जनन अंग और नर जनन अंग दिखाया गया है। ये आप बना के ले जा सकते हैं। अब आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, बोध प्रश्न आता है। यहाँ पे बोध प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है नर युग्मकों को क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे शुक्राणु। दूसरा प्रश्न, शिशु का विकास कहाँ होता है? बच्चे बोलेंगे गर्भाशय में। ये प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। दूसरा शिक्षण बिंदु निषेचन, विकासात्मक प्रश्न है, मानव में नर युग्मक को क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे शुक्राणु। दूसरा प्रश्न, शुक्राणु के समान एकल कोशिका मादा युग्मक में क्या कहलाता है? बच्चे बोलेंगे अंडाणु। तीसरा प्रश्न, शुक्राणु और अंडाणु के संलयन से को क्या कहते हैं? बच्चे संभावित उत्तर देंगे। इसका नहीं उत्तर बता पाएंगे सही तो प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए। अब यहाँ पे इसका व्याख्या करिए। जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के प्रक्रम में स्त्री या फिर माँ के अंडाणु और नर यानी कि पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अतः नई संतति के कुछ लक्षण अपनी माता से तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। यह निषेचन को मादा के शरीर के अंदर होता है। आंतरिक निषेचन कहलाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी इत्यादि। वह निषेचन जिसमें नर एवं मादा युग्मक का संलयन मादा के शरीर में बाहर होता है बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण के लिए मछलियों में, स्टारफिश में, मेढक में। यहाँ पे देखिए निषेचन हो रहा है। ये आपका अंडाणु है, ये शुक्राणु है, ये निषेचन हो रहा है, इसमें यहाँ पे युग्मक बन रहा है। बोध प्रश्न है, कितने शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयित होते हैं? बच्चे बोलेंगे 1। दूसरा प्रश्न है, निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? बच्चे बोलेंगे युग्मनज। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे श्यामपट वाले कॉलम में ब्लैक पेपर चिपका लीजिएगा, चार्ट पेपर। उसमें जो आपने यहाँ पे व्याख्या दिया उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है भ्रूण का परिवर्धन व शिशु से। यहाँ पे शिशु से वयस्क। विकासात्मक प्रश्न है, मादा के शरीर के बाहर निषेचन को क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे बाह्य निषेचन। ये प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, बाह्य निषेचन के बाद क्या बनता है? बच्चे बोलेंगे युग्मनज। तीसरा प्रश्न है, युग्मनज विकसित होकर क्या बनता है? बच्चे नहीं बता पाएंगे। संभावित उत्तर होगा तो फिर से व्याख्या आपका देना यहाँ पे कार्य बनता है। व्याख्या देंगे आप। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित होता है। युग्मनज लगातार विकसित होकर कोशिकाओं के गोले के बाद में बदल जाता है। फिर कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती हैं। इन विकसित होती हुई संरचना को भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता है। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। नवजात जन्म में प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात
जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं, जैसे रेशम के कीट का जीवन चक्र है, अंडा, फिर लाख का या झिल्ली कहते हैं इसको, प्यूमा, फिर उसके बाद वयस्क, मेढक का जीवन चक्र, अंडा, टैडपोल जिसको लार्वा कहते हैं, फिर वयस्क बनता है। इसका भी आप फिगर बना के ले जा सकते हैं, युग्मनज का बनना या युग्मनज से भ्रूण का विकास, कोशिकाओं का यहाँ पे पिंड, भ्रूण का गर्भाशय रोपण। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज लिखनी है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न प्रदर्शन विधि और व्याख्या विधि थी, तो इसको लिख दीजिए, और यहाँ पे सैंपट वाला कार्य जो अभी मैंने बताया उस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है। बहुत प्रश्न है, भ्रूण कहाँ रोपित होकर विकसित होता है? बच्चों गर्भाशय की दीवार पर। दूसरा प्रश्न है, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके क्या कहलाता है? बच्चों गर्भ। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए यहाँ पे विधि वाले कॉलम में। अब मूल्यांकन प्रश्न आता है। पहला प्रश्न है, आंतरिक निषेचन होता है, यहाँ पे ऑप्शनल है, आपको बताना है मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर के बाहर, मादा के शरीर के अंदर, आप सभी को पता है आंतरिक निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है। दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक अंडाणु एक एकल कोशिका है, सत्य है असत्य आपको बताना है, ट्रू फॉल्स। तीसरा प्रश्न है, जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ डैश 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 को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है। चौथा प्रश्न है, आंतरिक निषेचन व बाह्य निषेचन में भेद बताइए। पांचवा प्रश्न है, मेढक के जीवन चक्र का आरेख चित्र लिखिए। और लास्ट में आता है हेडिंग आपका गृह कार्य यानी कि होमवर्क। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया बच्चों को घर से करके लाने के लिए, मानव में लैंगिक जनन की संपूर्ण प्रक्रिया का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा। डिटेल में बताया गया है, आप इसको अच्छे से पढ़ाइएगा। और अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखनी है आप लोगों को तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसके बारे में आपको पता चलता रहे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।